प्रधानमंत्री मोदी मेरी माटी मेरा देश महोत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। अमृत वाटिका और स्मारक का किया शिलान्यास। कहा, भारत की मिट्टी की चेतना ने अनादिकाल से राष्ट्र को रखा है सुरक्षित। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए मेरा युवा भारत संगठन की रखी नींव। माई भारत पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा, 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन निभाएगा अहम भूमिका। प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में लिया हिस्सा। सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन किए अर्पित। कहा, भारत की पहुंच से परे नहीं है कोई लक्ष्य। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में तुष्टीकरण की राजनीति सबसे बड़ी बाधा। एप्पल पर आए अलर्ट को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आरोप झूठे और निराधार। एप्पल ने अनुमान के आधार पर 150 देशों को भेजी ये सूचना। मामले के तह तक जाएगी सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिले ईडी के नोटिस के बाद सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, कट्टर ईमानदारी का दम भरने वाले अरविंद केजरीवाल ने क्यों साधी चुप्पी। पांच राज्यों में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नामांकन पत्रों की जांच। राजस्थान में कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों की सूची की जारी। कांग्रेस की लोक लुभावन योजनाओं पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदों को रखा बरकरार। पाकिस्तान की ओर से फखर जमा और अब्दुल्लाह शफीक ने खेली अर्धशतकीय पारियां। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस पर आयोजित एक परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश में तुष्टीकरण को लेकर हो रही राजनीति पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमें देश को खांचों में बंटने नहीं देना है। एकता नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्शन नहीं होते, उसे सरदार साहब के जीवन, उनके त्याग और एक भारत के निर्माण में उनके योगदान की झलक भी मिलती है। सरदार साहब के आदर्श ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प बनकर हमारे भीतर दौड़ रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन करता हूं। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा का संरक्षण करने वाले लौह पुरुष के नेतृत्व को शत शत नमन। इस विशेष अवसर का साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बने और राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित परेड में शामिल हुए। मैं सत्य निष्ठा से उन्होंने सभी को इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। भारतीय पुलिस बलों के एकता नगर में आयोजित कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां शामिल हुई। विशेष एनसीसी शो, स्कूल बैंड प्रदर्शन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत गांवों के आर्थिक परिदृश्य का प्रदर्शन इसमें शामिल किया गया। परेड के मुख्य आकर्षणों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सभी महिला बाइकर्स द्वारा डेयर डेविल शो,
सीमा सुरक्षा बल का महिला पाइप बैंड, गुजरात महिला पुलिस द्वारा कोरियोग्राफ किया गया विशेष कार्यक्रम रहा। पीएम ने एकता नगर को संकल्प से सिद्धि का उदाहरण बताया। संकल्प से सिद्धि का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा ये एकता नगर भी है। 10-15 वर्ष पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि केवड़िया इतना बदल जाएगा। आज एकता नगर की पहचान ग्लोबल ग्रीन सिटी के तौर पर हो रही है। यही वो शहर है जहां से दुनिया भर के देशों का ध्यान खींचने वाले मिशन लाइफ की शुरुआत हुई थी। परेड के दौरान चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न भी मनाया गया, जिसकी भव्यता देखते ही बनती थी। चंद्रयान 3 की सफलता यह भारत की यात्रा का प्रदर्शन था, जो आज के समय सभी के लिए प्रेरणा का केंद्र बिंदु बन चुका है। आज पूरा विश्व भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों के पौरुष और प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और विश्वास से देख रहा है। भारत की अविश्वसनीय, अतुलनीय यात्रा आज हर किसी के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुकी है। गुजरात का एकता नगर भारत के सांस्कृतिक गौरव के केंद्र के रूप में नजर आया। यहाँ पूरब और पश्चिम के साथ उत्तर और दक्षिण की दीवारें भी टूटकर एक में समा गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे बेहतरीन नजारा शायद ही कहीं और देखने को मिले। भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट ने भी सभी का मन मोह लिया। तो वहीं विभिन्न प्रस्तुतियां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को समर्पित रहीं, जो देश को एक सूत्र में पिरोने के संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए काम कर रही हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ एकता नगर से मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती पेश करने वाले तत्वों पर कड़ा प्रहार किया। क्या रही पीएम की बड़ी बात है, आइए देखते हैं। आज पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। कोरोना के बाद से कई देशों की अर्थव्यवस्था की हालत चरमरा गई है, बहुत खराब है। बहुत सारे देश 30-40 सालों की सबसे ज्यादा महंगाई से आज जूझ रहे हैं। उन देशों में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। प्रत्येक भारतवासी के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे देश की स्थिरता पर आंच आए। हमारे कदम भटकने से हम लक्ष्य से भी भटक जाएंगे। जिस परिश्रम से 140 करोड़ भारतीय देश को विकास के पथ पर लेकर आए हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। लोग अब भी
उस दौर को नहीं भूले हैं जब भीड़ भरी जगहों पर जाने से पहले मन शंका से भर जाता था। त्योहारों की भीड़, बाजार, पब्लिक प्लेस और जो भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते थे, उन्हें निशाना बनाकर देश के विकास को रोकने की साजिश होती थी। लोगों ने ब्लास्ट के बाद की तबाही देखी है, बम के धमाकों से हुई बर्बादी देखी है। उसके बाद जांच के नाम पर उस समय की सरकारों की सुस्ती भी देखी है। आपको, देश को उस दौर में वापस लौटने नहीं देना है, हमारे सामर्थ्य से उसे रोकते ही रहना है। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। वो आतंकी गतिविधियों की जांच में कोताही करते हैं, वो देश विरोधी तत्वों पर सख्ती करने से बचते हैं। तुष्टीकरण की सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धड़ा ऐसा है जिसे सकारात्मक राजनीति का कोई तरीका नहीं दिख रहा। दुर्भाग्य से ये पॉलिटिकल धड़ा ऐसे ऐसे हथकंडों को अपना रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है। ये धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता अगर टूटती भी है तो उनके लिए उनका स्वार्थ सर्वोपरि है। इसलिए इन चुनौतियों के बीच आप, मेरे देशवासी जनता जनार्दन, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। देश के कोने कोने से 2 लाख से ज्यादा जगहों से आई मिट्टी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एकत्र की गई है। कर्तव्य पथ पर बनने वाली अमृत वाटिका में इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम मोदी ने देश के नायकों के योगदान को याद करते हुए कहा कि देश उनके बलिदान को कभी भूल नहीं सकता। पीएम मोदी ने इस मौके पर माई भारत कार्यक्रम की शुरुआत भी की। यह वह मिट्टी जिसके रस से जीवन पलता आया, जिसके बल पर आदिम युग से मानव चलता आया। यह तेरी सभ्यता संस्कृति इस पर ही अवलंबित युगों युगों के चरण चिन्ह इसकी छाती पर अंकित। बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत की मिट्टी वो चेतना है, भारत की मिट्टी में वो प्राण शक्ति है जिसने इस राष्ट्र को अनादिकाल से आज तक बचा कर रखा है। चंदन से भी प्रिय ऐसी रज को प्रधानमंत्री ने माथे से लगाया। राष्ट्र की एकता, समरसता और बलिदानी वीरों के प्रति सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का आह्वान किया था। देश के कोने कोने से आई मिट्टी कर्तव्य पथ पर आकर एक हो गई।
नए संकल्प, नए सपनों की बनने वाली अमृत वाटिका में, इसी मिट्टी में विकसित भारत के बीज अंकुरित होंगे। आने वाले 25 साल देश के लोगों का संकल्प क्या हो, सपने क्या हो, समर्पण क्या हो, जिससे 2047 तक दुनिया के सामने एक विकसित भारत खड़ा हो। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ पर पंच प्राण की शपथ ली। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। मेरा युवा भारत पोर्टल माय भारत का भी प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। ये युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों से सीधे तौर पर जोड़ेगा, साथ ही उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। ये एक ऐसा एकीकृत पोर्टल है जो आधुनिक तकनीक से लैस युवाओं को प्रोग्राम और उनकी रुचियों को नया आकार देगा। ये उनके कौशल और सामर्थ्य को निखारेगा और देश के युवाओं को आपस में जोड़ेगा भी। अंतः अस्ति प्रारंभः, यानी जहां से अंत होता है वहीं से कुछ नए की शुरुआत भी होती है। अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही आज मेरा युवा भारत संगठन माय भारत, इसका शुभारंभ हो रहा है। माय भारत भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। ये देश के हर युवा को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। ये देश के युवाओं की राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को पहला पुरस्कार, गुजरात को दूसरा और हरियाणा व राजस्थान को तीसरा स्थान का पुरस्कार मिला। वहीं प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को भी पुरस्कृत किया, जिसमें विदेश मंत्रालय को पहला, दूसरा पुरस्कार रक्षा मंत्रालय को और तीसरा पुरस्कार शिक्षा और रेल मंत्रालय को संयुक्त रूप से दिया गया। इसी के साथ अमृत महोत्सव का समापन हो गया। प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अमृत वाटिका पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। साथ ही बताया कि इस उत्सव के दौरान देश ने कोविड जैसी महामारी से जंग जीती तो चंद्रयान जैसी सफलता भी हासिल की है। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी तो खेलों में भी उपलब्धि हासिल की है। वहीं उन्होंने बताया कि देश ने इसी दौरान गुमनाम नायकों को भी नमन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ तक का सफर भी पूरा कर लिया है। हमने गुलामी के भी अनेक प्रतीकों को हटाया। अब कर्तव्य पथ के एक छोर पर आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। अब हमारी नौसेना के पास छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज है। अब अंडमान और निकोबार के द्वीपों को स्वदेशी नाम मिला है। इसी अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई। इसी अमृत महोत्सव के दौरान साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस की घोषणा हुई। अमृत महोत्सव के दौरान ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश को याद कराया गया। प्रधानमंत्री ने आजादी के साझा संकल्पों को पूरा करने के लिए देशवासियों का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए समर्पित रहने और देश की गौरवमय विरासत के साथ विकास की गति को आगे ले जाने के लिए भी संकल्प लेने की प्रेरणा दी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस के मौके पर केवड़िया के लोगों को हेरिटेज ट्रेन के रूप में एक नई सौगात दी है। इस ट्रेन में क्या खास होगा, इस पर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक ए.के. मिश्रा से बात की हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस के रूप में केवड़िया को एक नई सौगात दी है और वो दी है हेरिटेज ट्रेन की। इस हेरिटेज ट्रेन में पर्यटक यहाँ पर आएंगे और केवड़िया घूमेंगे, जहाँ पर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सबसे विशाल प्रतिमा लगाई गई है। इस हेरिटेज ट्रेन की क्या खासियत है, हमारे साथ बात करने के लिए वेस्टर्न रेलवे के जो जीएम हैं AK मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका DD न्यूज़ में। नमस्कार सर, इस जो हेरिटेज ट्रेन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस के रूप में यहाँ पे जो है बनाया जाता है, हरी झंडी दिखाई है, क्या खासियत इस ट्रेन की है? देखिए, एकता नगर हमारे सरदार पटेल जिनका जन्म दिवस है, यहाँ उनकी विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी लगी हुई है। वो मेजर यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है और कई पॉइंट हैं। हम लोग अहमदाबाद से पहले जनशताब्दी एक चलाते थे। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हेरिटेज ट्रेन जो स्टीम लुक के साथ है, देखने में स्टीम, पुराने ज़माने का जो रेलवे अट्रैक्शन था वो, और वर्तमान में सबसे क्लीन बिजली चलने वाली ये गाड़ी है, उसका आज उन्होंने यहाँ उद्घाटन किया, पहला रन का किया यहाँ पे। ट्रेन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जो अहमदाबाद से टूरिस्ट चलेंगे यहाँ आने के लिए, पूरा एक पैकेज रहेगा उनको कि एक तरह से पिकनिक रहेगी और एक पूरा पैकेज यहाँ का रहेगा कि उसको एंजॉय कर सकें। सर, DD से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे वेस्टर्न रेलवे के GM जो कह रहे थे कि आने वाले समय में हेरिटेज ट्रेन जहाँ एक तरफ पर्यटकों को यहाँ पर बेहद सुविधाएं देगी, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पर्यटक के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। निश्चित तौर से एक यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कैमरामैन सुमन के साथ में उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज़, केवड़िया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आने वाले अगले 25 वर्ष देश को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव लेकर आजादी की शताब्दी तक का ये 25 साल देश को महान बनाने का संकल्प, देश को दुनिया में सर्वप्रथम करने का संकल्प और देश को समृद्ध और सुरक्षित करने का संकल्प लेने का समय है। और ये 25 साल वो संकल्प को सिद्ध करने का समय है। ढेर सारे कार्यक्रम, 2 लाख से कार्यक्रमों से ज्यादा कार्यक्रमों से जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई है, आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में उस सारी चेतना को एक संकल्पों के माध्यम से चैनलाइज कर महान भारत की रचना का संकल्प मोदी जी ने हमारे सामने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस के मौके पर केवड़िया के लोगों को एक नई सौगात दी है। इस नई सौगात के बारे में लोगों ने अपनी राय दी, ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 4 साल में रिकॉर्ड भी टूटा है, तो इसकी वजह से जो स्टीम हेरिटेज बनी है, इसको क्या है कि पुराने कल्चर को नए कल्चर से जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी के साथ में मिक्स करके दिखाया जा रहा है। इससे टूरिस्ट और बढ़ेंगे, अट्रैक्शन होगी। ई व्हीकल्स आने की वजह से ये है कि पोल्यूशन कंट्रोल होगा। इंडिया का जो अचीवमेंट का गोल है, वो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 का चल रहा है, वो भी हम इससे अचीव कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी स्टैचू यहाँ पे बनी हुई है, जो अमेरिका में जो बनी हुई है उससे भी बड़ी है। इसलिए ये अपने भारत देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एक हेरिटेज ट्रेन जो पुराने कल्चर को वापस लाया गया है, ठीक है, उसमें ट्रेन चलाई जा रही है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वेस्टर्न रेलवे को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन्होंने इस पहल को अपनाया और एक पुरानी परंपरा को कंटिन्यू रखा, अपनी भारतीय परंपरा को बनाए रखा। ट्रेन का ये जो इनॉग्रेशन किया है, इससे यहाँ पर जो यात्री लोग आते हैं उनको आने में ज़्यादा सरलता होगी और यहाँ का जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उसको भी अच्छे से फ़ायदा होगा, टूरिस्ट को भी फ़ायदा होगा। और मोदी जी ने बहुत ही एक अच्छा इनोवेशन किया है, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। आज देश की एकता और अखंडता का एक ब्रह्म दृश्य यहाँ पर देखने को दिखता है कि कैसे देश के हजारों युवा इकट्ठे होकर आए हैं। जब देश के लाखों गांव में घर घर से मिट्टी एकत्र करने गए तो माता बहनों ने भावुक होकर तिलक भी किया, वंदन भी किया, यहां तक कि मिट्टी के साथ कई बार पैसे तक डालने के लिए आ जाती थी। उनकी भावना आपके प्रति और देश को मजबूत करने के प्रति आज और भी मजबूत हो जाती है जब देश के करोड़ों घरों से आई मिट्टी को आपने नमन करके तिलक किया। ये देश के घर घर तक एक बड़ा संदेश आपने दे दिया है।
मैं ये कह सकता हूं इस कार्यक्रम का प्रतिफल इतना विराट और विशाल होगा कि युगों युगों तक हमारे आने वाली पीढ़ियों को देश प्रेम की प्रेरणा ये देते रहेंगे। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। 3 परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2 शामिल हैं। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392 करोड़ 52 लाख रुपये की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल संपर्क की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है। पांच राज्यों के विधानसभा में चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। कहीं नामांकन का काम चल रहा है तो कहीं रैलियों से प्रचार देखने को मिल रहा है। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है तो सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कैसा रहा आज का सियासी दिन, इन चुनावी राज्यों में ये रिपोर्ट देखते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर सोमवार को नामांकन खत्म होने के बाद अब इसकी जांच की जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 2 दिग्गजों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच बढ़ती दूरियों से पार्टी चिंतित है। कहा जा रहा है कि मतभेद दूर करने के लिए दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर तंज कसा है। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दिल्ली में हुई बैठक में इस तरह की किसी भी चर्चा से इनकार किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह के साथ नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। ये दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, इस विषय में हमारी मीटिंग है। सर कुछ नाराजगी थी वो खत्म हो गई? नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी। इस बीच कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश कहने पर भी सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये प्रदेशवासियों का अपमान है और जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। चौपट प्रदेश कहना मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। उधर राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि यह जनता का चुनाव है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 7 गारंटियां देने के बाद अब लोगों से मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल करवाकर इनका लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवा रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। जिस तरह की स्थिति है, सिर्फ अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा। जो वित्तीय स्थिति राजस्थान के अंदर अभी चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में जो घोषणाएं की गई हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस फिर से किसान कर्ज माफी समेत कई लुभावने वादे जनता से कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल को अभी एहसास हो गया है कि उनकी सरकार जाने वाली है, इसलिए ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। भूपेश को ये एहसास हो गया है कि कुर्सी जा रही है, सरकार जा रही है। अब रोज नई घोषणा करके बचना चाहते हैं, मगर छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है 40 दिन के मुख्यमंत्री हैं ये, इनकी घोषणाएं का कोई महत्व नहीं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में भी कांग्रेस इसी तरह की गारंटी दे रही है। बीजेपी का कहना है कि बाकी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजाने की परवाह किए बिना ऐसे वादे कर रही हैं जिनको पूरा करना संभव नहीं है। चुनाव आयोग भी इस तरह के लुभावने वादों को लेकर राजनीतिक दलों को कई बार आगाह कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। इंडी गठबंधन में विभिन्न दलों के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आ रहा है। विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनाव कुछ ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
मध्य प्रदेश में जहां दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ी, वहीं अब उत्तर प्रदेश को लेकर भी दोनों के बीच की दूरियां सामने आ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। ऐसे में विपक्ष का इंडी गठबंधन नाकाम होता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। माननीय अजय राजी के नेतृत्व में हम पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि अगर किसी से समझौता होता है तो ये केंद्र के हमारे AICC के लोगों का, खास तौर से माननीय खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी को तय करना है कि हमको मिल करके चुनाव लड़ना है और उत्तर प्रदेश में किसके साथ मिल करके चुनाव लड़ना है। लेकिन हमारी तैयारी की बात जहाँ तक है, हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ का कहना है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा को दरकिनार किया है और कमलनाथ के जरिए अखिलेश यादव को निशाना बनाया गया है और जिस तरह से राहुल गांधी अपना अभियान चला रहे हैं, उसको देखते हुए दोनों दलों में गठबंधन असंभव है। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ सहज स्वाभाविक आधार पर गठबंधन संभव ही नहीं है और जिस तरीके से भी मध्य प्रदेश विधानसभा सीट के चुनाव को लेकर के, सीटों के बंटवारे को लेकर के अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का जो आदान प्रदान हुआ और जिस तरीके से कमलनाथ ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया अखिलेश यादव के लिए, जिस आक्रामक तेवर के साथ राहुल गांधी कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के अधिकारों की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के पिछड़े जाति होने के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं और अपने को सबसे बड़ा पिछड़ी जातियों का मसीहा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के इस अभियान ने अखिलेश यादव के लिए बहुत असहज स्थिति पैदा कर दी है और ये स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के लिए दोनों दलों में जबरदस्त खींचतान होगी और समाजवादी पार्टी बहुत ही कम स्थितियों, बहुत ही कम ग्राउंड कंसीड करेगी कांग्रेस के लिए और वो केवल जो भी गठबंधन है वो औपचारिकता ही रहेगी और जैसा कि अब तक के चुनाव में होता आया है, पिछले 3-4 चुनाव में स्थिति वैसी ही रहेगी और कोई धरातल पे कोई बहुत गुणात्मक परिवर्तन इस इंडिया अलायंस से नहीं आने वाला है। वरिष्ठ पत्रकार PN द्विवेदी का कहना है कि इंडी गठबंधन सफल होने वाला नहीं है और 2024 का आम चुनाव आते आते ये गठबंधन बिखर जाएगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इंडी गठबंधन सफल होता नहीं दिख रहा है। यहाँ तो सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो चल रहा है वाक युद्ध आप देख ही रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में जो अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर सपा भी, बसपा भी और उधर आम आदमी पार्टी भी अपना ताल ठोक रही है। तो ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव आते आते ये सब छिन्न भिन्न हो करके अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और यह गठबंधन मूर्त रूप नहीं ले पाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्ष की भूमिका में है। उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके देखा, कोई नतीजा नहीं मिला, न कांग्रेस को फायदा हुआ और न ही सपा को फायदा हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया, उसमें बसपा को फायदा हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा 0 से 10 पर आ गई, लेकिन समाजवादी पार्टी जो पहले 5 सीट पर थी उसी पर सिमट गई। तो इसलिए समाजवादी पार्टी जानती है कि हमारा कांग्रेस अथवा बसपा से गठबंधन में फायदा नहीं बल्कि नुकसान है, इसलिए वो अपने अलग रास्ते पर अभी से चलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस भी इसी की तलाश में थी, वो भी जान रही है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन से हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने अस्तित्व की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। दिल्ली की शराब नीति के मामले में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता इन दिनों जेल में हैं और कल देर शाम ईडी ने इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, जिसके बाद से भाजपा ने आप पर हमला और तेज कर दिया है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि जो केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया करते थे, आज उनकी विश्वसनीयता ही सवालों के घेरे में है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं
मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजकर गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया। इसके बाद विपक्षी दलों ने केजरीवाल पर हमला तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो पार्टी ईमानदारी का प्रमाण पत्र देती थी वो आज भ्रष्टाचार में व्यस्त है। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई, और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। आबकारी नीति के मामले में घिरी दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले मंत्री आज खुद जेल की हवा खा रहे हैं। केजरीवाल जी इस्तीफा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये ऐसा विषय आपने उठाया है जिस पर मुझे बहुत गंभीर चिंतन करना पड़ेगा कि वो करेंगे नहीं करेंगे, देखा जाएगा, स्थिति आए दीजिए। लेकिन एजेंसीज क्या करेगी, इट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। उधर दिल्ली में आप पार्टी नेता गोपाल राय ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग ईडी के जरिए केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी कोशिश करके किसी भी तरह से विपक्ष की जो आवाज मजबूत हो रही है देश में, उसको रोकने की कोशिश हो रही है और उसका भी ये संकेत दिख रहा है। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की गई। नई नीति से दिल्ली में शराब का पूरा कारोबार प्राइवेट प्लेयर्स को सौंप दिया गया। आरोप है कि इसके बदले आपके नेताओं ने रिश्वत ली और पार्टी की भी फंडिंग हुई। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों वायु प्रदूषण समस्या बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जिसके बढ़ने की संभावना है। पंजाब जैसे राज्यों में जलती पराली और मौसम की करवट लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। ये घना कोहरा नहीं है, बल्कि वायु प्रदूषण की वो मोटी परत है जिसने दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है। कमोबेश यही हाल दिल्ली से सटे अन्य राज्यों का भी है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है और विशेषज्ञों के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक में और बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों को भी वायु प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के अलावा अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 45 दिनों के दौरान 2023 में पराली जलाने की 6,391 घटनाएं सामने आई हैं, जबकि 2022 में इन 45 दिनों के दौरान 13,964 घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी। यानी कि इस साल पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 54% की कमी आई है। इसी बीच दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। राज्यों को बताना है कि उनकी ओर से प्रदूषण को रोकने और खास तौर पर पराली जलाने से रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने राज्यों से पिछले कुछ महीनों में वायु प्रदूषण में सिलसिलेवार तरीके से हुई बढ़ोतरी पर रिपोर्ट पेश करने को कहा। राज्य को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विपक्षी नेताओं ने आज सरकार पर फोन हैकिंग का आरोप लगाया, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। एप्पल कंपनी के जिस मैसेज के आधार पर विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए, उस कंपनी ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया तो सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और बीजेपी ने विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा फोन हैकिंग के आरोप को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कुछ नेताओं के आरोपों पर सरकार बहुत गंभीर है और इस मुद्दे की तह तक जाएगी और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कुछ ऑनरेबल एमपीज और कुछ कई अन्य सिटीजन्स ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार
इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एप्पल कंपनी ने 150 देशों में इस प्रकार की सूचना जारी की है। एप्पल के पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। कंपनी ने अनुमान के आधार पर ये सूचना भेजी है। सरकार ने इस मामले में अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। भाजपा ने विपक्षी नेताओं पर इस मुद्दे पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया। एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले खुद ने अपना क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया है कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जो लोग देश की प्रगति को पचा नहीं पा रहे, जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एप्पल से बात करें व्हाट इज दिस मैटर, लेकिन जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कोई भी टेलीफोन कंपनी ऐसा नहीं कहती है। राहुल गांधी ने देश में हल्ला करके कि मेरा फोन पेगासस में हैक हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बिफोर द कमिटी, नहीं दिया उन्होंने। नहीं संतोषजनक हो FIR करें, लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। सरकार के जवाब से पहले राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने सरकार पर फोन हैकिंग का आरोप लगाया था और अपने आरोप के पक्ष में एप्पल कंपनी की ओर से आए कथित मैसेज का हवाला दिया था, जिसमें हैकिंग की बात कही गई है। एप्पल कंपनी की ओर से भी इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें एप्पल कंपनी ने कहा है कि कंपनी किसी भी तरह के स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की सूचना नहीं देती है। इस बात की संभावना है कि एप्पल कंपनी के कुछ अलर्ट गलत हो सकते हैं। इन आरोपों से पहले भी विपक्ष के नेता सरकार पर पेगासस मुद्दे पर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन पूरा मामला झूठा निकला और सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्षी नेताओं के आरोप ठहर नहीं पाए थे। इस बार भी एप्पल कंपनी के जिस मैसेज को आधार बनाकर विपक्षी नेता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर खुद एप्पल कंपनी भी उसकी पुष्टि नहीं कर रही है। ऐसे में ये मामला सिर्फ राजनीतिक नजर आ रहा है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय लद्दाख के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति लेह में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने कहा कि लद्दाख भारत का मस्तिष्क है और हम सब मिलकर इसके विकास के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज देश PM मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लद्दाख को भारत का मस्तक मानते हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से लद्दाख के भाई बहनों को आश्वस्त करती हूं कि आप सबकी आन बान शान को बनाए रखने में और बढ़ाने के लिए पूरा देश प्रतिबद्ध है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि लद्दाख का समग्र विकास होता रहेगा और भारत का मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाला सरदार पटेल को सभी देशवासी कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। लद्दाख के लोगों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में असाधारण योगदान दिया है। आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम मन की बात पर कई रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं और कई किताबें भी पब्लिश की गई हैं। इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस नामक किताब भी इन्हीं में से एक है। इस किताब में मन की बात कार्यक्रम के 100 से भी ज़्यादा एपिसोड्स का व्यापक अध्ययन किया गया है। इसमें प्रमुख तौर पर यह दिखाया गया है कि किस प्रकार लोगों ने भागीदारी से सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम किया है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में मन की बात पर कई एकेडमिक स्टडीज हुई है, रिसर्च पेपर लिखे गए हैं और इतना ही नहीं, कई बुक्स भी पब्लिश हो चुकी हैं। इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस ऐसी ही एक किताब है। इसमें मन की बात के 100 से ज्यादा एपिसोड्स की एक्सटेंसिव स्टडी की गई है। इस बुक में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि किस प्रकार लोगों ने आपस में भागीदारी कर पॉजिटिव चेंजेस लाने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि मन की बात का
मूल भाव भी यही है। किताब में इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि कैसे लोगों ने इस कार्यक्रम में जो सुना उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। ऐसे ही तो जन आंदोलनों की शुरुआत होती है। मैंने हमेशा यह अनुभव किया है कि मन की बात मेरे लिए दूसरों के भीतर समाये गुणों, उनकी प्रतिभा की पूजा इससे जरा भी कम नहीं है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल अलग अलग संस्थानों के कार्यक्रम में पहुंचे और छात्रों से भी रूबरू हुए। देश के कई अलग अलग क्षेत्रों से शिपिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, मर्चेंट नेवी इंस्टीट्यूट, मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में पढ़ाई करने वाले छात्रों ने राष्ट्रीय एकता के महत्व को साझा किया कि हमको हमेशा समवत भाव से रहना चाहिए, मतलब समभाव से रहना चाहिए, और हमारे अंदर कोई भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि हमको ईर्ष्या हो किसी से भी, और हम सबका हेल्प करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये नेशनल यूनिटी डे जो सेलिब्रेट हो रहा है ये बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से सेलिब्रेट होना चाहिए, बिकॉज आई मस्ट से दैट कि यूनिटी ही सब कुछ है, एकल आदमी कुछ नहीं कर सकता। भारत देश की अगर खूबसूरती अगर हम देखेंगे तो वो बहुत अच्छी है। अलग अलग विभिन्नताएं हैं परंतु उसमें एक समान धागा है। पूरे भारत देश में शिवालय है, मंदिर है, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, परंतु सब में एक कॉमन बात है, वह है एक सहिष्णुता जो इस भारत भूमि से है, वो इस योग भूमि से है। So I was born in Madhya Pradesh and I got my education in Maharashtra. I got married to a man who is from Uttar Pradesh. Currently I'm working again in Maharashtra. My sisters, my brothers, they live in Karnataka. Some of them live in Tamil Nadu. So sometimes I think if Sardar Vallabhbhai Patel hasn't been united a nation, then probably to do all this task I would be requiring the visa. केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 से 3 नवंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान धर्मेंद्र प्रधान कई प्रमुख मंत्रियों, अधिकारियों, शिक्षाविदों, प्रवासी भारतीयों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों और व्यापार प्रमुखों से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों की शिक्षा और कौशल इकोसिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान IIT दिल्ली आबू धाबी के अंतरिम परिसर का भी दौरा करेंगे। 2 नवंबर धर्मेंद्र प्रधान आबू धाबी में ग्लोबल टेक इकोसिस्टम हब का दौरा करेंगे और इसके बाद BAPS मंदिर जाएंगे। कर डेटा मध्यम आय वाला देश बनने की दिशा में भारत के बढ़ते कदम। पिछले सप्ताह आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए डेटा में मुख्य समाचार के कुछ बिंदु थे, लेकिन PDF में छिपे हुए आंकड़े थे जिनका विश्लेषण करने पर भारतीय मध्यम वर्ग की वृद्धि की झलक दिखाई देती है। आयकर रिटर्न में वृद्धि को दर्शाते हैं जो वित्तीय वर्ष 2011-2012 से शुरू होकर 2020-2021 के अंत तक 2 गुना से अधिक हो गया है। वो अति अमीरों के उदय का भी चित्रण करते हैं जिसमें 589 करदाताओं ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की सकल कुल आय के साथ रिटर्न दाखिल किया है। हालांकि वेतन आय अर्जित करने वालों के रिटर्न डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि 9 साल की अवधि में प्रतिवर्ष 5.5 से 25 लाख के बीच कमाने वालों की औसत वार्षिक वृद्धि 20% से अधिक है। ये इस समूह के वेतन में 5 गुना से अधिक वृद्धि है। सीमेंट, कोयला, स्टील और बिजली सहित 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक सितंबर 2022 की तुलना में सितंबर 2023 में 8.1% बढ़ गया। मंगलवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। सूचकांक 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है, जिसमें उर्वरक, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पाद भी शामिल हैं। 8 कोर उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं का 40.27% हिस्सा शामिल है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की आम सभा की 59वीं वार्षिक बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए IIPA को अपने संगठन की जिला स्तर पर पहुंच बनाकर बड़े बदलाव लाने पर काम करना चाहिए। देखते हैं OP यादव की ये रिपोर्ट। लोक प्रशासन के क्षेत्र में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी IIPA को देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त है। संस्थान की आम सभा की 59वीं वार्षिक बैठक में
बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संस्था की तारीफ करते हुए कहा कि IIPA को अपने संगठन से देश के हर हिस्से में खासकर जिला स्तर पर अपनी पहुंच बनाकर लोक सेवकों में क्षमता निर्माण के लिए बड़े बदलाव लाने हेतु काम करना चाहिए। My expectation from this organization is all the more. You are capable by intellect, by your experience. If I look around people, each of them is in a position to handle governance at the highest level. And therefore, if they were to catalyze a scenario, an ecosystem at the district level, things will dramatically change. कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद केंद्रीय मंत्री और IIPA के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान लोक सेवकों में जागरूकता बढ़ाने और सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। We have a deep relationship with the heritage of Sardar Patel, and IIPA was mandated to impart training, to ensure upgrading, and also to create programs or design programs for capacity building at different levels. And I am glad IIPA has extended its activities both horizontally as well as भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित सुशासन को बढ़ावा देने के लिए IIPA काम कर रहा है। हम अभी 5 या 6 स्टेट में ट्रेनिंग करते हैं, यूपी, बिहार, उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश, बट हम और स्टेट्स में जाना चाहिए, ये निर्देश हमको आज मिला है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो फैकल्टी है जो इतना अच्छा काम कर रही है, इस बार हमने 17 रिसर्च प्रोजेक्ट, 127 ट्रेनिंग प्रोग्राम और लगभग 11,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया। अगली बार हम इससे अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे। इस दौरान भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा विभिन्न श्रेणी के उत्कृष्ट पुरस्कार भी प्रदान किए गए। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं ने इसे अविस्मरणीय पल बताया। गौरतलब है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान देश में शासन की प्रकृति संबंधित विषयों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए एक अग्रणी स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में जाना जाता है, जो लोकाचार को बढ़ावा देकर देश में सुशासन की संकल्पना के लिए कार्य कर रहा है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान देश में लोकाचार से संबंधित धाराओं के प्रशिक्षण, अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त है। IIPA के 69वें वार्षिक आम सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि IIPA के अधिकारियों को दिल्ली के साथ साथ जिला स्तर पर काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को न केवल शिक्षण प्रशिक्षण का काम कराना चाहिए, बल्कि व्यावहारिक स्तर पर किस तरह सुशासन का मॉडल स्थापित किया जाए, इसके बारे में उन्हें जागरूक भी करना चाहिए। मेरे सहयोगी कैमरामैन शारदा के साथ मोपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की अपनी उम्मीद को जिंदा रखा है। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर 33वें ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। पाकिस्तान की ओर से फखर जमा और अब्दुल्ला शफीक ने अर्धशतकीय पारियां खेली। इस जीत के साथ पाकिस्तान 6 अंकों के साथ 5वें पायदान पर पहुंच गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।